जय फिजिक्स, नाम तो सुना ही होगा, साकेत बिहारी फिजिक्स से भारी। तो आइए दोस्तों, नीट 2022 के लिए जो 17 जुलाई को होना है, संडे को होना है, उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 50 पॉइंट फटाफट देखते हैं। पहला पॉइंट ये क्या है, तो v इक्वल टू RT/m का रूट, और बॉक्स में क्या डाल दोगे, तो बॉक्स में डाल देंगे अगर क्या, तो गामा डाल देंगे, तो साउंड की स्पीड बन जाती है। मैचिंग टाइप हो सकता है, मैचिंग टाइप हो सकता है कि लेफ्ट साइड में तो नाम दिए हो सकते हैं स्पीड्स की, और राइट साइड में तो ये दिए हुए मैच करो कौन किससे मैच होगा। तो अगर यहाँ बॉक्स में गामा रख दोगे तो क्या हो जाता है, साउंड की स्पीड बन जाती है। और दूसरा जो है, तो अगर 3 रख दोगे तो दैट विल बी, तो RMS वेलोसिटी तो गैस की बन जाएगी, RMS स्पीड निकल जाएगी गैस मोलिक्यूल्स के लिए। और अगर यहाँ पे क्या डाल दें, तो दैट विल बी, ये कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकते हैं कि RMS निकालो, तो 3RT/m से निकाल सकते हो। 8/π कर दोगे तो क्या बन जाता है बेटा, एवरेज स्पीड बन जाता है, गैस मोलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड बन जाता है। एवरेज निकालने का एक और तरीका, सारे स्पीड को जोड़ करके जनसंख्या से डिवाइड कर दें, तो वहाँ से भी निकल सकता है एवरेज स्पीड। बट ये मैचिंग टाइप के लिए तो फार्मूला वाइज ऐसा यूज कर लोगे। और यहाँ बॉक्स में अगर क्या डाल दो तुम, तो 2 डाल दो, तो क्या बन जाएगा वो, ये एवरेज है हमारा। अगर ये बॉक्स में क्या डाल दें, 2 डाल दें, तो डैट हाँ मोस्ट प्रोबेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बन जाएगी। मोस्ट प्रोबेबल मतलब क्या होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दैट विल 2RT/m हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में तो नाम दिए हो सकते हैं स्पीड्स का, और मैचिंग के लिए किया जा सकता है, या लेफ्ट साइड में तो ये वैल्यूज दिए हो सकते हैं, मैच करो, तो बोथ में कर लेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, क्या बोला जा रहा है कि स्पीड्स की चर्चा में, तो वन मोर स्पीड बहुत है, पॉपुलर स्पीड है, बहुत पॉपुलर स्पीड है क्या, तो दैट विल बी एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड होता है कितना, √2gm/a, बाकी ये 2p/ρ कर लोगे। RT/m को p/ρ भी लिखा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबल के लिए तो 2RT/m लिख सकते हैं, या 2p/ρ लिख सकते हो, ट्वाइस p/ρ आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। वो जानते हो PM इक्वल टू ρRT, गैस इक्वेशन PM इक्वल टू ρRT। तो डैट विल, ये इसके वेलोसिटी है कितना बेटा, तो डैट इसके वेलोसिटी के लिए √2gm/a, ये बॉक्स में 2 डाल दोगे, 2gm/r कर दोगे, तो कितना बन जाएगा, ये इसके वेलोसिटी हो जाएगा अर्थ सर्फेस से। अगर h ऊंचाई से थ्रो कर रहे हैं, h ऊंचाई से जाकर ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, स्केप करवा रहे हो, तो यहाँ पे R+h कर लोगे। अगर स्मॉल g के टर्म्स में डालना चाहोगे तो √2g/r हो जाता है। स्मॉल g के टर्म्स या कैपिटल G के टर्म्स में लिखा हुआ। कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लानिट के मास पे डिपेंड कर रहा है, प्लानिट के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो करो उसके मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है, और डायरेक्शन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अनदर यहाँ बॉक्स में है, तो बॉक्स हटा में एक 1 रख दो, तो क्या बन जाता है, √gm/r, दैट इज द कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में कौन ज़्यादा होता है, इसके वेलोसिटी ज़्यादा होता है, कितना टाइम ज़्यादा होता है, 2 टाइम ज़्यादा होता है। स्केप के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और ऑर्बिटल के लिए 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल स्पीड। स्मॉल जी में √gr रख दो, √gr स्मॉल जी में, ये कैपिटल जी में है, और स्मॉल जी में फिर से ऑर्बिटल से इंडिपेंडेंट, इस पे डिपेंड किस पे करता है, तो दैट विल, तो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे तो रेडियस अलग अलग दिए जा सकते हैं, तो क्या निकालो, तो ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो निकालो, या ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो दिया तो रेडियस का रेशियो निकालो। इसके स्पीड में तो डेंसिटी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इसके स्पीड r, और दैट विल डेंसिटी लाइक रूट में आ जाएगा, और रिमेनिंग टर्म्स विल बी लाइक दिस। अगर यही किसके लिए काम करोगे, ऑर्बिटल के लिए काम करोगे, ऑर्बिटल स्पीड लिखना चाहोगे, किसके लिए, ऑर्बिटल स्पीड के लिए, यहाँ बंद कर दोगे, ये हटा दोगे तो ऑर्बिटल स्पीड बन जाएगा। यहाँ 2 है तो कौन सा स्पीड है, स्केप है, और यहाँ पे तो क्या कर देंगे, अगर आप बंद कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बन जाएगी। तो नेक्स्ट वेलोसिटी में आप मूव करें, बाकी ड्रिफ्ट स्पीड, और तो ऐसी चीज़ें आप जानते होगे, ऑर्बिटल और स्केप के लिए तो यहाँ 2 है, और ऑर्बिटल के लिए 1 है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या बोलेंगे, तो लाइक किसी लिक्विड में सॉलिड को ड्रॉप करते हैं, एक स्टेज के बाद उसकी वेलोसिटी पहले तो इंक्रीज करती है, फिर क्या रिलीज किया गया, इनिशियली 0 है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, और बाद में जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो वैल्यू आती है 2/9 d-ρr²g/eta, किस पे डिपेंड कर रहा है, जी रेडियस, डी तो कंपेयर करने के लिए हो सकते हैं, या r² का प्रोपोर्शनलिटी पे, टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, r² का प्रोपोर्शन होता है, टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू r⁻², और ग्राफ विल बी लाइक दिस।
लिक्विड के अंदर विस्कस लिक्विड में सॉलिड को डालते हैं तो ऐसा केस आता है। तो नेक्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी में मूव करेंगे। नेक्स्ट केस में आप मूव करेंगे वेलोसिटी के लिए, तो साउंड की स्पीड तो लिक्विड में कितनी थी बी बाई रो, बल्क मॉडुलस दिया होगा, रूट दिया होगा डेंसिटी, तो साउंड की स्पीड इन लिक्विड निकाल लोगे। और ये सॉलिड्स में निकालना होगा, रूट बाई बटे भी मॉडुलस डेंसिटी है सॉलिड में साउंड की स्पीड, वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग तो डेट विल रूट एफ बाई म्यू। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, टेंशन है और लीनियर मास डेंसिटी है। आगे फोर्स का तो टेंशन है, जहाँ भी टेंशन वाले केसेस मिलेंगे वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज, तो साउंड के स्पीड गैस में निकालना तो क्या कर लोगे, लैम्डा एक होता है। पहले क्या करते हैं तो लाइक ऑर्गन पाइप लेकर उससे तो रेजोनेंस निकालते हैं। पहली बार बैलेंसिंग लेंथ L1 पे मिला, दूसरा बार रेजोनेंस कहाँ मिला, L2 पे मिला। तो L2 बड़ा होगा, L2 माइनस L1 इंटू डबल कर लोगे तो वेवलेंथ आ जाता है। अब वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से गुना कर दोगे तो स्पीड इन साउंड आ जाएगा। या तो डायरेक्ट फार्मूला की जरूरत है, वेवलेंथ भी पूछे रहते हैं समटाइम्स, या फ्रीक्वेंसी दिया रहता है कि ट्यूनिंग फॉर की फ्रीक्वेंसी इतनी है तो स्पीड निकालो। और ये दो जो रेजोनेटिंग लेंथ दिए रहते हैं L1 एंड L2, L2 बड़ा वाला लेंथ है, L1 छोटा वाला लेंथ है। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज निकल जाएगा, RCM बोलते हैं रेजोनेंस कॉलम मेथड। और इंड करेक्शन इस केस में एक निकालना होता है, L2 माइनस 3L1/2 हो जाता है। इंड करेक्शन L2 माइनस 3L1/2। तो नेक्स्ट जो है ना कि स्पीड्स के बारे में, वेलोसिटी के बारे में देखो, तुम्हें पता होगा कि सर्कुलर मोशन में मोशन करता है ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी कर्व पे मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी किधर होती है, तो टेंजेंट के लॉन्ग होती है। तो टेंजेंट के लॉन्ग होती है तो वेलोसिटी का एक तो टेंजेंट के लॉन्ग होना, और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड के बारे में तो जरूरत होती है। स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम को रिवॉल्व करना है वर्टिकल सर्कल में, और स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करना है तो मिनिमम स्पीड यहाँ पे √5 रखना पड़ता है, और 60 डिग्री पे तो √4 इतना मिनिमम स्पीड रखोगे कंटिन्यू करेगा सर्कल। इससे कम कर दोगे तो क्या कर जाएगा, तो कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएगा। तो कंप्लीट सर्कल कर रहा है तो ये केस हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पे तो ये डायरेक्ट कहीं पे स्पीड पूछा जा सकता है, या दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे स्टोन जो है स्ट्रिंग से अलग हो गया तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला तुम जानते हो ऑलरेडी, u²/2g। तो ये स्पीड का होल² कर दो, क्योंकि निकलेगा तो ऊपर ही जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दूसरा जो है तो दूसरा क्वेश्चन, किसी दो पॉइंट के बीच का चेंज इन वेलोसिटी निकालो, किसी दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकालो। मान लो बॉटम पे और टॉप पे निकालना बोल देगा चेंज इन वेलोसिटी, तो बॉटम पे और टॉप पे तो डेट विल चेंज इन वेलोसिटी बॉटम से टॉप पे गया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना तो √GL माइनस आई कैप में, और ये कितना इनिशियल तो √5GL आई कैप में है। फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस ले लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस ले लोगे, डेट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। ए से बी के लिए चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, ए से बी में चेंज इन वेलोसिटी। वेक्टर का यूज करना है, वेक्टर मैं बोलना चाहता हूँ वेक्टर का है तो जो डिफरेंस लेंगे तो उसको लिखने के लिए आना चाहिए, प्लस मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आना चाहिए। √GL माइनस आई कैप एंड √5GL एंड डेट विल आई कैप, आगे कॉमन लेके तो प्रोसीड कर सकते हो, ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ये दोनों का तो आई कैप में ही आ जा रहा है, दोनों आई कैप में, तो माइनस आई कैप कॉमन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, और √GL कॉमन हो जाएगा 1 + √5 आ जाएगा यहाँ पे। जबकि यहाँ और यहाँ पे निकालना बोला बॉटम पे और हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, बॉटम एंड हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे निकालना, तो क्या कर लोगे, फाइनल ये हो गया √4GL J कैप, और सॉरी हॉरिजॉन्टल पे √3GL, तो √3GL J कैप और माइनस √5GL आई कैप, √5GL आई कैप। अब क्या कर लो, इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आ जाएगा, तो वेक्टर में है तो मैग्नीट्यूड में क्या कर दो तो ऐड हो जाता है, तो ये 3GL एंड 5GL ऐड हो जाएगा तो √8GL आ जाएगा। बॉटम पे एंड हॉरिजॉन्टल पे चेंज इन वेलोसिटी निकालना, वेक्टर में ऐसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखोगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करोगे कि अगर यही स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम के जब लाइट रॉड में बांध के घुमा रहे हैं, स्टोन को किस में घुमा रहे हैं, लाइट रॉड में। तो लाइट रॉड में क्या फैसिलिटी होती है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 भी हो सकती है, तो 0 हो सकती है, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ पे √GL आ जाएगा। और ये सब जानते हो कि मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे होता है, टॉप पे मिनिमम टेंशन होता है, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे स्पीड √4GL हो जाएगी। लाइट रॉड में घुमा रहे हैं स्टोन को, लाइट रॉड में। बाकी किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये सब निकालने की जरूरत हो सकती है एनर्जी कंजर्वेशन निकालना या मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना। तो डेट विल आगे मोस्ट मूव करेंगे। ये लाइट रॉड के लिए तो ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया आपने। तो उसके अलावा जो है तो जो पार्टिकल है हमारा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कल क्या है, ये स्फीयर है। सवाल ये होता है कि मैक्सिमम कितना स्पीड देता है, कॉन्टैक्ट यहीं पे कर दे, हाईएस्ट पॉइंट पे कॉन्टैक्ट ब्रेकआउट कर दे, या तो स्फीयर के लिए जरूरत हो सकती है या हेमिस्फीयर पे भी जरूरत हो सकती है। तो √GR या उससे ज़्यादा स्पीड दोगे तो कॉन्टैक्ट वहीं ब्रेकआउट हो जाएगा। √GR या उससे ज़्यादा स्पीड दोगे फुल स्फीयर का टॉप मोस्ट पॉइंट पे
रूट जी आर या उससे ज़्यादा स्पीड दोगे तो कॉन्टैक्ट वहीं पे ब्रेक कर जाएगा, और इससे कम स्पीड दोगे, रूट जी आर से कम दोगे, मतलब तुमने जीरो कर दे दिया, तो ऐसे करके यहाँ पे तो मोशन करेगा। इतना से ज़्यादा दे दोगे या इतना दोगे तो यहीं पे तो हवा में चला जाएगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। जबकि अगर जीरो से रिलीज किया, ये जीरो का रिलीज करने का केस है, यू जीरो यहाँ पे, तो कहीं थीटा पे जाके ब्रेकआउट करेगा। तो अगर जीरो से रिलीज करेगा तो यहाँ थीटा पे जाके कॉन्टैक्ट छोड़ता है, और यहाँ पे स्पीड कितनी, रूट जी आर कॉस थीटा होती है, कितनी होती है, रूट जी आर कॉस थीटा। नॉर्मल जीरो करके निकाल लोगे, और ये कॉस थीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है, कॉस थीटा इक्वल 2/3 एंगल पे छूटता है। कॉन्टैक्ट कितने एंगल पे ब्रेकआउट करता है, कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 पे छोड़ता है। ये कॉस थीटा इक्वल 2/3 और ये हाइट कितना होता है, तो r1 माइनस कॉस थीटा, r1 माइनस कॉस थीटा। रोटर के लिए, तो रोटर के लिए क्या करना, और रोटर या डेथ वेल में तो सेफ स्पीड निकालना होता है, कितना स्पीड पे, तो डेथ वेल में व्हीकल को ड्राइव करोगे ताकि वो सर्किल कंप्लीट करता रहेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो डेट में वी विल बी रूट जी आर बटे म्यू, इससे ज़्यादा स्पीड से ड्राइव करता रहेगा, डेथ वेल में भी यही होगा और रोटर में भी यही होगा, इतना ही इससे ज़्यादा स्पीड से ड्राइव करता रहेगा, तो डेथ विल भी तो कंटिन्यू करेगा, मोशन क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो वन मोर केसेज, तो बाकी वो सब केस जानते हो, बैंक रोड पे आर जी टेन थीटा या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न पे रूट म्यू से तो जी आर। बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन में यू से थीटा एंगल फेंक दिया गया किसी टाइम टी पे, हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंजर्व रहता है, साइन थीटा चेंज करता है, टाइम टी पे यू साइन थीटा माइनस जी। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल साइन अल्फा एंगल बना रहा, तो अल्फा की वैल्यू निकालो। किसी टाइम टी पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा, तो डेट विल यू साइन थीटा माइनस जी टी बटे यू कॉस थीटा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी बटे यू कॉस थीटा, डेट इज द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो अल्फा बना रहा है, तो ऐसे लिख लोगे। या तो एंगल की जरूरत हो सकती है, या कितने हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के मैक्सिमम हाइट पे क्या कर लेगा, तो टाइम दिया रहेगा तो मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, वहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल रहती है, हॉरिजॉन्टल से एंगल की तरफ बना देगा, जीरो बना देगा, हाफ टाइम ऑफ लाइट पे ऐसा होगा। वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाती है हाफ टाइम पे लाइट पे, हॉरिजॉन्टल से एंगल जीरो हो जाती है हाफ टाइम ऑफ लाइट पे। किसी दो पॉइंट के सिमेट्रिक पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना, यहाँ और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट यू कॉस थीटा है, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही आ जाएगा। या दो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लैंडिंग हो सकता है, तो ये कितना, तो यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी बटे टी कर लोगे, तो एवरेज वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही आ जाएगी। किसी दो सिमेट्रिक पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही हो जाती है। अब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट में एवरेज वेलोसिटी निकालना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन से निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन सोल्व आउट करोगे कितना आ जाता है, u बाई 2 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, u बाई 2 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। या फिर जो है तो आइडेंटिफाई करना कि प्रोजेक्टाइल्स में तो कितने टाइम पे दोनों वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी थ्रो किया, कितने टाइम पे जो प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी वेक्टर है इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाती है, याद हो गया होगा तुम्हें अब, u बाई जी साइन थीटा, दैट टाइम विल u बाई जी साइन थीटा। या फिर दो प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, कितने प्रोजेक्टाइल हैं, दो प्रोजेक्टाइल है, एक हॉरिजॉन्टली एक को इधर फेंक कर दिए u1 से u2 से, और बोला जा रहा है कि टाइम टी पे दोनों के वेलोसिटी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, तो टाइम निकालो, तो u1 u2 का रूट और g आ जाएगा। या फिर दूसरा कि जब दोनों के प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो उनके बीच का सेपरेशन निकालो, तो ये u1 इंटू टी इधर चला जाएगा और u2 इंटू टी इधर चला जाएगा, जो सेपरेशन होगा u1 + u2 इंटू इस टाइम से गुना कर लोगे, u1 + u2 इंटू टी से गुना कर दोगे। ये बोला जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो टाइम निकालने के बाद तो वेलोसिटी वेक्टर पे बेसिकली चर्चा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से भी तो कुछ पॉइंट्स डायरेक्टली आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो नेक्स्ट वेलोसिटी के तो एस में ओमेगा √ a² - x² होता है, पार्टिकल एस में वेलोसिटी कर रहा है, तो वेलोसिटी एंड पोजीशन इलिप्स पे ऑसिलेट करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होती है और a ओमेगा cos ओमेगा t + फाई किसी टाइम t पे होती है। या फिर ये बोला जा रहा है कि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में टेंजेंट लॉन्ग होती है, जबकि एक्सेलरेशन क्या होती है, तो एक टेंजेंट लॉन्ग एक्सेलरेशन होती है, रेडियल भी एक्सेलरेशन होती है, टोटल एक्सेलरेशन रिजल्टेंट से निकाल लोगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस तो स्लाइड्स वगैरह में देख चुके हैं हम लोग। तो लेकिन सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का चर्चा करना, या y = a sin ओमेगा t a b cos ओमेगा t, दोनों ही इंडिविजुअली एस में, ये भी एस में ये भी एस में, एम्पलीट्यूड उसका a और इसका क्या है b है। अब इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दें, +c कर दें और यहाँ -c कर दें, कांस्टेंट ऐड करने से एसएम के नेचर पे या उसका एम्पलीट्यूड नहीं पड़ता, तो आप पूछिएगा एम्पलीट्यूड कितना, तो अभी भी a बोलोगे, और
एसटीएम है या नहीं है, तो अभी भी एसटीएम है, ये भी एसटीएम है, और अभी भी एम्पलीट्यूड किसका इतना, इसका एम्पलीट्यूड बी था। तो नाउ इट विल, अगर इन दोनों को ऐड कर दें अब क्या होगा, तो अभी भी एसटीएम होगा, अभी भी एसटीएम है सिस्टम। और कितना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये दोनों एसटीएम है, कंपोजिट मोशन लोगे तो एसटीएम होगा, और एम्पलीट्यूड विल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एनर्जी पूछा जाएगा तो एनर्जी जो एसटीएम की एनर्जी तो k/2 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके हम एनर्जी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ए और बी हमने लिया, ए और बी का ए वैल्यू दे सकते हैं, बी की वैल्यू समथिंग, तो आइडेंटिफाई कर लोगे, बी की वैल्यू रख करके काम कर लोगे तुम। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फिर से सेम रहेगी। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी तो रिजल्टिंग एसटीएम की फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। अब ये इन दोनों एसटीएम में पहले सी कर दें यहाँ पे, या -c कर दें, फिर से एसटीएम ही रहेगा। और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। अब बोला कि ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस डी है, तो एसटीएम का एम्पलीट्यूड निकालो, तो एम्पलीट्यूड मिले रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन, एनर्जी तो k/2 इंटू ए स्क्वायर कर लोगे। तो डेट विल ये लाइक एसटीएम के तो वेलोसिटी पे, एसटीएम का तो आइडेंटिफिकेशन पे आपने कर लिया। तो नेक्स्ट स्लाइडिंग मोशन बोल रहा है कि क्या कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे क्या कर रहा है, हमारा ब्लॉक स्लाइड करता हुआ आ रहा। इंक्लाइन प्लेन पे अगर स्लाइड करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा, जबकि ये रफ होगा तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, दोनों ही केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फार्मूला लगा लोगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले कौन कौन से फार्मूले होते हैं, तो डेट विल v इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वहाँ से बॉटम पे स्पीड इतनी आ जाएगी। और स्मूथ पे तो रूट 2g साइन थीटा इंटू एस, और रफ पे तो 2g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा कर लो। जब ये रोल करता हुआ आएगा तो बॉटम पे स्पीड, हाइट h दिया हुआ, बॉटम पे स्पीड कितनी हो जाती है, डेट मीन रूट 2 इंटू ए इंटू एस। ए के जगह पे पता होगा रोलिंग में इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा बटे 1 प्लस बेटा, और ये h दिया हुआ तो ये इसकी वैल्यू s की वैल्यू h बाई साइन थीटा हो जाएगा, ज्योमेट्री चेंज कर लोगे, रूट 2 इंटू ए इंटू एस रखोगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी स्पीड के, रूट 2gh बाई 1 प्लस बेटा आ जाएगी। बेटा का मतलब क्या होता है, तो रिंग में 1 होता है, डिस्क में 1/2, हॉलो स्फीयर में 2/3 और सॉलिड स्फीयर में 2/5, k स्क्वायर आर स्क्वायर को बेटा बोलते हैं। तो बॉटम पे जब रिंग आएगा तो रूट gh, डिस्क आएगा 4/3gh का रूट, हॉलो स्फीयर जब बॉटम पे पहुंचेगा तो 6/5gh का रूट, और जब सॉलिड स्फीयर बॉटम पे आएगा तो 10/7gh का रूट। तो इनके स्पीड इतनी इतनी होगी रोल करते हुआ, ये हॉलो सिलेंडर के लिए हो जाएगा और ये सॉलिड सिलेंडर के लिए भी यही हो जाएगा। ये इंक्लाइन प्लेन ट्रैक होता है, कर्व ट्रैक रहेगा तो भी ऐसे करेंगे, ऊपर से छोड़ेगा तो स्पीड की चर्चा करोगे और ये इनके लिए स्पीड लिख दिया, और उल्टा करें अगर नीचे से फेंकेंगे तो हाइट पूछ जाएंगे, तो हाइट के लिए तो क्या कर लोगे, यहीं से तो ये स्पीड है, हाइट निकालना तो वी स्क्वायर बाई जी हो जाएगा रिंग के लिए, हाइट के लिए तो वी स्क्वायर बाई जी कर लोगे। तो रोलिंग करता हुआ आएगा तो ऐसा कर लोगे, स्पीड्स का कंपेरिजन, स्लाइडिंग और रोलिंग में स्पीड का कंपेरिजन करने की जरूरत हो सकती है। स्लाइडिंग में तो सबकी स्पीड सेम होगी, जबकि रोलिंग में तो सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। और रोलिंग करता हुआ आएगा टोटल एनर्जी आप जानते हो, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी यहाँ बॉक्स बना दें कि mv स्क्वायर तो ज्योमेट्री का ये लाइक डायमेंशनली आएगा, अगर बॉक्स में 1 डाल दोगे तो किसकी रोलिंग एनर्जी है, टोटल रोलिंग एनर्जी रिंग के लिए है या हॉलो सिलेंडर के लिए, और बॉक्स में क्या डाल दें, बॉक्स में 3/4 डाल दें, तो टोटल किसके लिए है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है, रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है। और डिस्क के लिए तो कितना 3/4 mv स्क्वायर, डिस्क के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए 3/4 mvcm स्क्वायर। तो किसके लिए बात करोगे तुम, तो हॉलो स्फीयर के लिए बता पाओगे, हॉलो स्फीयर के लिए 5/6 mv स्क्वायर, हॉलो स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल बोले। टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मतलब ट्रांसलेशन का रोटेशन दोनों की बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 7/10 कर ले तो किसके लिए हो जाएगा ये, तो डेट विल फॉर सॉलिड स्फीयर क्या कर देंगे, 7/10 कर देंगे तो किसके लिए हो जाएगा, रोलिंग एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर के लिए, ट्रांसलेशन रोटेशन जोड़ के लिखा हुआ, डायरेक्ट पूछा तो इतना रोलिंग एनर्जी तो कौन सा शेप है, सॉलिड स्फीयर, या इनके लिए रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का रेशियो, तो के स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा जनरल के आर के टर्म्स में, और रोटेशन एंड टोटल का रेशियो, रोटेशन ट्रांसलेशन था ये, रोटेशन एंड टोटल रोलिंग एनर्जी है, तो के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फाइनली जो है तो कितने क्या कर लोगे,
तो इफ्लक्स स्पीड, अगर टैंक में पानी भरा हुआ और किसी होल कर रहे हैं तो कितनी स्पीड से बाहर आएगा, ऊपर एच हाइट पे होल किया तो क्या आएगा, तो √2g से आएगा। किस पे इफ्लक्स स्पीड डिपेंड करती है, तो जी पे, और जिस पॉइंट को होल कर रहे हैं उसके ऊपर के हाइट पे डिपेंड करता, और किससे इंडिपेंडेंट होता, तो डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता। बाकी ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आगे का डिस्कशन कर लो, कहाँ पर कितना रेंज होगा, जितना, और मैक्सिमम रेंज के लिए तो मिडिल पॉइंट पे होल्ड करते हैं, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एच के बराबर ही आ जाती है। या एक ऐसा केस देख लें, ये रफ सरफेस और एन के लिए बोला है कि रफ सरफेस पे तुम्हें पता होगा, सोल्यूशन याद हो गया होगा, कितना होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा रफ सरफेस पे, और स्मूथ पे जी साइन थीटा। रफ पे क्या होता है, सोल्यूशन कम होता है और स्मूथ पे ज़्यादा होगा। रफ पे स्लो आएगा और स्मूथ पे तेज़ी से आएगा, तो रफ पे ज़्यादा टाइम लगेगा और स्मूथ पे कम टाइम लग रहा है। रफ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कितना गुना ज़्यादा लग रहा है, तो स्मूथ का n गुना ज़्यादा लग रहा है। तो दिया रहेगा कि रफ पे जो है n गुना टाइम लग रहा है। रफ में एक ऐसे जनरल क्वेश्चन होता है कि रेनी डे और स्मूथ डे में कब ज़्यादा टाइम लगता है, तो रेनी डे में तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो रफ सर्फेस पे n गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो क्या कर लोगे, तो रिलेशन आता है, तो म्यू कॉट थीटा इक्वल टू 1 - 1/n²। ये दिया था कि रफ सर्फेस से 2 गुना टाइम लग गया, 2 गुना तो यहाँ 2 रख लोगे, और एंगल क्या था 45 डिग्री है, तो म्यू की वैल्यू 3/4 निकल के आ जाएगी। स्मूथ एंड रफ का कंपेरिजन करना, रफ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, स्मूथ पे कम टाइम लगेगा, कितना गुना ज़्यादा लगा रफ पे, स्मूथ का n गुना ज़्यादा लग गया, तो म्यू कॉट थीटा इक्वल टू 1 - 1/n²। या स्पीड, तो स्पीड स्मूथ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रफ पे क्या होगी, कम होगी। तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे तो स्पीड स्मूथ पे जो है m टाइम्स रफ है, तो फिर से म्यू कॉट थीटा इक्वल टू 1 - 1/m², फिर से रिलेशन आएगा। डायरेक्ट रिलेशन भी जरूरत पड़ सकते हैं, तो एक जस्ट हमारा जहाँ पे m और n के टर्म्स में, तो n के टर्म्स में मोस्टली एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। k डैश इक्वल टू n के लिखा हुआ, मतलब ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग में याद होगा कि अगर एक स्प्रिंग है और तो n पार्ट्स में कट कर दिया तो नया नया स्प्रिंग बन जाएगा, और उनकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगी तो कितनी बन जाती है, n टाइम्स की हो जाती है। 2 पार्ट्स में काट दो 2 के 2 के हो जाएगा, 3 पार्ट्स में तो 3 के 3 के हो जाएगा। या सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं तो सभी इक्वल इक्वल है, तो सीरीज में कितना हो जाएगा, n × r हो जाएगा। या बहुत सारे स्मॉल ड्रॉप्स मिलकर के बड़े ड्रॉप बन जा रहे हैं, स्मॉल ड्रॉप के चार्जेज हैं तो q हैं, तो बड़े ड्रॉप में कितना हो, n q हो जाएगा। चार्ज कंजर्वेशन का केस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कुछ ऐसा रिलेशन उठा रहा हूँ जहाँ पे n पे फार्मूले जा जाएंगे। बहुत सारे रिलेशन मिलते हैं, यहाँ से भी तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। लाइक ऐसा बोला जा रहा है कि किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया तो लेंथ n गुना मैग्नीफाई कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस n² टाइम्स r हो जाता है। या किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया, रेडियस 1/n कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस n⁴ × r हो जाएगा। या एक कॉइल है, एक कॉइल में करंट I फ्लो कर रहे हैं, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो B है, उसी कॉइल को लेके उसके n टर्न बना दिया, कितने टर्न में उसको कन्वर्ट कर दिया, n में, तो नया सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया b डैश इक्वल टू n², b डायरेक्ट फार्मूला था, 2 टर्न बना दिया तो 4b बन जाएगा। या रेडियस बोर्स थ्योरी में जानते हो 0.53 × 10⁻⁴ r इज प्रोपोर्शनल टू n², और r एंड n का ग्राफ तो क्या आ जाएगा, तो पैराबोलिक आ जाएगा। या सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है तो सीरीज में nr लिखोगा, पैरेलल में r/n, तो फिर से रेशियो क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा। इस पे भी एक क्वेश्चन बनाने के सवाल पॉसिबल हो सकते हैं। तो n पे डिपेंडेंसी n² वाला केस ऐसा आ गया, एक स्पेशल n⁴ आ गया था यहाँ पे। उसके अलावा देख लो ऐसा एक केस आता कि जो फोर्स होता है हमारे इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। फोर्स जो है, ये फोर्स एनर्जी के लिए तो याद हो गया होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² ये जो है, ये वेलोसिटी Z/n। ये फोर्स के लिए ऐसा होता है कि जो फोर्स हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 1/r² इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। एक जनरल केस दिया रहता है कि फोर्स जो है 1/r⁴n को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं, वो इसी का स्पेशल केस हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रख देंगे तो स्पेशल केस बन जाएगा। जनरल केस के लिए पूछा रहता है कि f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n, तो वहां पे स्पीड n पे कैसा डिपेंड करेगा, तो v इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ 1 - n/2 आ जाएगा, और टाइम पीरियड तो प्रोपोर्शनल टू 1 + n/2। n की वैल्यू 2 रख दोगे तो जो लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला केस आ जाएगा, जो ऑलरेडी तुम जानते हो √2gm/r या √gm/r और ऑर्बिटल स्पीड ऐसे निकाल दो तुम। और उसके अलावा क्या बोला जा रहा है,
तो अगर बोले कि फोर्स जो है कांस्टेंट है, मतलब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डेट विल जीरो, तो डेट विल बी इज प्रोपोर्शनल टू, तो रूट आर आ जाएगा। तो ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का पावर n का केस। या नेक्स्ट एक केस होता पावर के लिए, तो n का फैक्टर आइडेंटिफाई करना होता कि बोला जा रहा कि क्या है, तो हमारे पास एक टंकी है, एक टैंक है और एक मोटर है, और एक फिक्स टाइम में फिलअप कर देता है। अब क्या कर रहा है, बोला जा रहा है टंकी के एन टंकीज कर दिया, एक टंकी पहले थे अब एन कर दिया, एक टंकी पहले थे अब क्या कर दिया, एन कर दिया। तो बोला जा रहा है कि मोटर का पावर कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मोटर का पावर डायरेक्ट जानना चाहोगे तो एन क्यू करना पड़ेगा। दो टंकी रहेगा तो दो का पावर 8 टाइम्स मैग्नीफाई करना होगा। तो डायरेक्ट चाहोगे तो ऐसा, अगर जानना चाहोगे लॉजिक तो क्या बोला जा रहा है कि मोटर एक थे, अगर एन मोटर एन टंकी है एक ही मोटर से, तो एन टंकी को फिलअप करना, तो पावर का या फोर्स या वेलोसिटी या मास पे चर्चा करो। अरे डेफिनेटली एन टंकी कर दिया तो मास एन गुना मैग्नीफाई हो जाएगा, मास एन गुना मैग्नीफाई तो वेलोसिटी एन गुना मैग्नीफाई करना पड़ेगा, फोर्स एन स्क्वायर टाइम्स पावर एन की हो जाएगा। तो एन पे डिपेंडेंसी यहाँ से भी जरूरत पड़ सकती है हमारी। तो नेक्स्ट एन पे डिपेंडेंसी तो ऐसे भी कर लेंगे कि तुम्हें पता होगा ग्रेविटेशन में ऐसे बहुत सारे आते हैं कि जी एच इक्वल टू एन आर ऊंचाई पे चले जाए, एच इक्वल टू एन आर ऊंचाई पे चले जाएगा, जी डैश जी बटे एन प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, टू टाइम्स हाइट पे चलेगा, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, 2 रखो जी बाई 9 आ जाएगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ मेनी टाइम्स आपको मिला हुआ तो जी बाई 4 हो जाएगा। और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी एम जी आर एन बटे एन प्लस 1 हो जाता है। या टाइम पीरियड भी पता होगा तुम्हें कि पेंडुलम ले जाएंगे टी डैश को एन प्लस 1 इंटू टी हो जाता है, एन प्लस 1 इंटू टी। तो क्या बोला है कि एच इक्वल टू एन, तो कहाँ पे जाएंगे, एन आर ऊंचाई पे, तो जी डैश बोलो जी बटे एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, टाइम पीरियड टी डैश बोलो एन प्लस 1 इंटू टी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर एन बटे एन प्लस 1। तो दूसरा एक होता है कि इतनी ऊंचाई पे चले गए तो जी डैश वैल्यू इतनी है तो हाइट निकालो, दिया रहेगा कितना, तो जी बटे जी डैश का रेशियो दिया रहता है, जी डैश कम ही होना ना, तो जी बटे जी डैश, जी अर्थ सरफेस पे जी डैश, तो जी एंड जी डैश का रेशियो बेटा दिया हो, तो हाइट इक्वल आर रूट बेटा माइनस 1। लाइक ऐसा बोल रहा हूँ, चांद पे चले गए तुम, तो चांद पे तुम जानते हो जी डैश की वैल्यू जी बाई 6 हो जाती है, जी बाई 6 रखो तो बेटा की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ 6 डाल दो रूट 6, चांद की हाइट निकल जाएगी आर टाइम्स रूट 6 माइनस 1, आर टाइम्स रूट 6 माइनस 1। ये दूसरा है तो मैग्नेटिक फील्ड में सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम या मिनिमम, रिंग के सेंटर पे मैक्सिमम, और किसी एक्सिस पे जाएगा तो डिक्रीज करेगा, तो सेंटर पे और एक्सिस पे तो रेशियो कितना आ रहा है, बेटा आ रहा है। तो फिर से बोलो कौन सा पोजीशन पे ऐसा हो जा रहा, तो एक्स इक्वल टू आर टाइम्स बेटा का पावर 2/3 माइनस 1 का रूट कर लोगे तो ये पोजीशन की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। दिया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे किसी पॉइंट पे सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड का 1/8 हो गया, तो ये रेशियो 8 आ जाएगा, 8 यहाँ रख दोगे तो 4 आ जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 इंटू आर आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, तो 8 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा, रूट 3 इंटू आर आ जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई कर लोगे बी सी एंड बी। इनमें तो स्ट्रिंग्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी n1 है, इनकी n2 है, इनकी n3 है, और इन तीनों को जोड़ दिया तो फ्रीक्वेंसी n है, तो 1/n इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 ऐसा रिलेशन आ जाएगा, 1/n इक्वलेंट 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। या फिर जो है तो n के लिए तो वो याद हो गया तुम्हें, ओपन पाइप के लिए कितना होता, तो NV/12 ओपन और पाइप में, और सारे ऑड और इवन सारे मिलते हैं, और इसमें क्या होंगे, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओगे, हार्मोनिक्स मिलते जाएंगे, और 2n प्लस V/4 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, तो क्लोजर ऑन पाइप ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे। ये इंटरफेरेंस में फिर से n की वैल्यू जाती है, पाथ रेफरेंस n लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव है, 2n प्लस 1 λ/2 के लिए डिस्ट्रक्टिव है, मैक्सिमाज का पोजीशन तो n लैम्डा कैपिटल डी बाई सेंट्रल मैक्सिमा 0 पे, और लैम्डा कैपिटल डी बाई डी ये मैक्सिमाज के और ये मिनिमाज का पोजीशन है, मैक्सिमाज और मिनिमाज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एन के टर्म्स में डिस्कशन आते हैं, उसके अलावा एन का और कहाँ पे जरूरत पड़ती है तो बताएंगे आपको। तो एन के लिए तो एक ऐसा केस ये भी आता है, मैं पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होता सकते हैं, इंटेंसिटीज का इंटेंसिटी का फार्मूला याद हो गया होगा, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 कॉस डेल्टा, या फिर
किसका, तो याद होगा तुम्हें कि मीटर का तो रेंज बढ़ाने के लिए n गुना बढ़ाना चाहते हैं, नया रेंज और ओल्ड रेंज का रेशियो n है, तो कितना पैरेलल में शंटिंग करना पड़ेगा। तो ओल्ड एमीटर का रेजिस्टेंस आर है और n माइनस तो क्या जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा, रेंज n गुना बढ़ जाएगा। इसके लिए वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाना चाहते हैं n टाइम्स, तो उसमें नया रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। बाकी तुम्हें पता होगा मीटर के लिए तो वोल्टमीटर के लिए तो नया रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं और कितना लगाना पड़ता है, n गुना वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाना होता है, n माइनस वन इंटू आर बी। तो n का तो टर्म्स यहाँ पे n माइनस वन फॉर्म में आ रहा है। बाकी जो है तो तुम जानते हो कि बहुत सारे स्मॉल ड्रॉप्स बड़े ड्रॉप्स बन गए, या बड़े ड्रॉप तो तोड़ करके स्मॉल ड्रॉप बनाया, तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो, तो टर्मिनल वेलोसिटी अभी बताया था कि बीच पोर्शन टू रेडियस का पावर 2 होता है। वॉल्यूम कंजर्वेशन करोगे तो बड़े का जो टर्मिनल स्पीड है, छोटे का टर्मिनल स्पीड का पावर क्या आ जाएगा, n का पावर 2/3 आ जाएगा रेशियो में। वॉल्यूम कंजर्वेशन से तुम कर लोगे कि छोटे छोटे लोग n लोग मैग्नीफाई कर गए, तो स्मॉल n इंटू 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू कैपिटल आर क्यू 4/3 पाई 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 कैंसिल कर लोगे, 4/3 कट कर लोगे, तो करस्पॉन्डिंग कैपिटल आर एंड स्मॉलर में रिलेशन आ जाएगा, कैपिटल आर एंड स्मॉलर में रिलेशन आ जाएगा। और रखोगे तो बिगर का टर्मिनल स्पीड और स्मॉलर का टर्मिनल स्पीड का रेशियो, तो n का पावर 2/3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, n का पावर 2/3। या छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर के बड़े ड्रॉप बन रहे हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन वाला काम कर रहे हैं। वॉल्यूम कंजर्वेशन, लेंथ कंजर्वेशन, एरिया कंजर्वेशन, इन सभी पे भी एक क्वेश्चन आते हैं। ये छोटे छोटे ड्रॉप जो है बड़े बड़े ड्रॉप बन जा रहे हैं, तो चार्ज कंजर्वेशन से तो छोटे छोटे बड़े पर चार्ज जितना हो जाएगा, छोटे का पोटेंशियल भी तो बड़े का पोटेंशियल v टाइम्स n का पावर 2/3, और छोटे का इलेक्ट्रिक फील्ड E तो बड़े का E टाइम्स n का पावर 1/3, सिग्मा n का पावर 1/3, कैपेसिटेंस n का पावर 1/3, उनमें एनर्जी स्टोर नया जो है, छोटे के एनर्जी स्टोर इतने थे, नया में कितना हो जाएगा, n का पावर 5/3। तो n का टर्म से फिर से सारे एक्सप्रेशन आते हैं ये। या फिर से तो हम लोग क्या करते हैं, तो सरफेस एनर्जी, छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर के बड़े ड्रॉप बनते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज की वैल्यू, तो सरफेस एनर्जी एक छोटे ड्रॉप का कितना जो 4πr² इंटू एस, n से गुना कर दोगे, टोटल सरफेस एनर्जी उतनी हो गई। और बड़े ड्रॉप के लिए सरफेस एनर्जी इतना, दोनों को माइनस कर दो, कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब ये एक फॉर्मेट आ गया एनर्जी रिलीज का, ये किसके टर्म्स में है, तो स्मॉलर कैपिटल n का टर्म्स में। इनको तो n कौन सा, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से। अदर फॉर्म्स में भी चेंज करते हैं, कैपिटल R की वैल्यू रखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर, तो कैपिटल R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डेट विल बी n का पावर। ये वॉल्यूम कंजर्वेशन वाला केस यहाँ से भी आते हैं, लेंथ कंजर्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन वाला केस जरूरत पड़ती है हमें। एनर्जी रिलीज वाला केस, छोटे छोटे मिलकर बड़े बनाएंगे तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अब बड़े को फोड़ोगे तो क्या होता है, एनर्जी, तो डेट ये रिलेशन बहुत पता जा रहा है आपको। वॉल्यूम कंजर्वेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, कैपिटल R की वैल्यू n का पावर 1/3 इंटू स्मॉलर, या स्क्वायरिंग कर दोगे, कैपिटल R² इक्वल टू n का पावर 2/3 इंटू दिस, यहाँ पे रख दोगे कैपिटल R² की जगह पे है, तो कॉमन ले लोगे तो ऐसे बन जाएगी एनर्जी रिलीज। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब छोटे ड्रॉप का रेडियस दिया रहेगा, जनसंख्या दिया रहेगा, 1000 ड्रॉप मिल करके 1000 ड्रॉप मिल गए तो 1000 यहाँ पे 1000 रखोगे, स्मॉलर रखोगे, छोटे वाले के सरफेस टेंशन दिया हुआ तो एनर्जी रिलीज निकल के आ जाएगा। एनर्जी रिलीज्ड, तो ये वाला फार्मूला यूज करके ये अभी स्मॉलर और स्मॉल n में चेंज कर लिया था, कैपिटल R में भी चेंज कर सकते हो तुम, ऐसे चेंज करके तो स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल R³ बटे स्मॉल R³ इसी में डाल देंगे तो ऐसे भी बन जाएगा 3 इंटू बड़े वाले का वॉल्यूम, बड़े वाले का वॉल्यूम इंटू सरफेस टेंशन 1 स्मॉलर माइनस 1 कैपिटल R। छोटे छोटे मिलकर बड़े में चेंज होते हैं तो क्या होता है, ये एनर्जी रिलीज होता है। तो वहाँ के लिए ऐसा कर लोगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। ये दो लोग जा रहे हैं, U1 U2 से जा रहे हैं, कोलिजन के बाद है तो V1 V2 से चलना शुरू कर दिए। अप्रोच कितना होगा, U1 माइनस U2, सेपरेशन V2 माइनस V1। कोलिजन के बाद तो क्या था, अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, V2 माइनस V1 इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस U2 है, यहाँ से आइडेंटिफाई कर लोगे। और इसके अलावा जो है V2 माइनस V1 इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस U2, V1 की वैल्यू U1 कोलिजन के बाद V1 V2 फाइंड आउट करना है, तो U1 M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस U2 आएगा 1 प्लस E M2 U2, 1 प्लस E M2 U2 बटे M1 प्लस M2।
वन प्लस ई एम टू यू टू बटे एम वन प्लस एम टू, वी वन की वैल्यू निकल के आ गई, जबकि वी टू की वैल्यू जो आएगी तो टाइटल भी वन प्लस ई एम वन यू वन प्लस ई एम वन यू वन बटे एम वन प्लस एम टू, और नेक्स्ट जो टर्म आएगा यू टू के टर्म्स में आएगा एम टू माइनस ई एम वन। बाकी इसमें वेरियस केस आता है कि यू सेकेंड से ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो ये टर्म जीरो करके तो वी वन वी टू निकाल सकते हो, और इलास्टिक कोलिजन की ई की वैल्यू वन होती है तो वहाँ से तो, और सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का एक्सचेंज होता है, वी वन यू टू हो जाएगा, वी टू यू वन हो जाएगा, और अगर सेकंड रेस्ट में तो वी वन रेस्ट में आ जाएगा, वी टू तो चलना शुरू कर देगा। तो ये सारे केसेस से जरूरत हो सकती है इलास्टिक के लिए स्पेशल केस, और वी वन वी टू की वैल्यू जी आ गया हमारे पास। कंप्लीटली इन इलास्टिक होगा तो ई की वैल्यू क्या रख देंगे आप, तो जीरो रख देंगे। लॉस इन का इंटीग्रल जी यहाँ पे कितना आता था, वन बाई टू एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। लॉस इन का इंटीग्रल जी, अगर ये रोटेशन वाला केस रहेगा, दोनों घूमते हुए कोलाइड कर रहे हैं, तो वन बाई टू आई वन आई टू बटे आई वन प्लस आई टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू का होल स्क्वायर, लॉस इन का इंटीग्रल जी हो जाएगा। अगर रोटेट कर रहे होंगे तब लॉस इन का इंटीग्रल जी। या ऐसा ही एक्सप्रेशन कहाँ पे आता है, तो एक तुमने करा होगा जहाँ पे क्या आता है, तो लेग कैफेटर में दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, वन बाई टू सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, वहाँ वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर होता है, वहाँ भी क्या बोलते हैं, तो एनर्जी हीट में लॉस होता है वहाँ पे, और ये एनर्जी भी हीट फॉर्म में लॉस होते हैं। तो ये जो है तो हमारे का इंटीग्रल जी इन पे चर्चा थी। ओके।